Good morning student. I am Saurav, your maths teacher, and today I am going to make a video in geometry to clear your basic concept. This video can be longer, so don't skip any part of the video and understand each topic very carefully, okay? Because you are going to learn a lot of things in geometry which helpful to solve some basic questions in geometry, okay? So let's start today's video and understand some basic concept in geometry. So student, first we will discuss about point. What is point? If someone asks you what is point, then you can say point is nothing but a position of an object. Okay, it's so an exact position of an object. So you can represent a point by this symbol. Just simply make such a symbol to represent point. Okay, after that you need to know about lines. What is lines? So student, a line can be extended in both direction endlessly. It cannot be measured, it cannot be drawn on a paper. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइन के बारे में पता होनी चाहिए. तो सबसे पहला पॉइंट लाइन के बारे में बताया गया है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली. देखो ये सिंबल है लाइन का, दोनों साइड एरो लगे हुए हैं. ये एरो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लाइन दोनों साइड पे ही एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है बिना अंत हुए. ठीक है, तो अगर ये लाइन दोनों साइड कितना भी बढ़ती जाएगी तो इसकी मेजरमेंट फिक्स नहीं हो सकती. तो इसीलिए हम ये भी बोलते हैं इट कैन नॉट बी मेजरेबल. इट कैन नॉट मेजरेबल. सेकेंड थिंग इसको बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. तो पेपर में ड्रॉ क्यों नहीं हो सकती? जब दोनों साइड एक्सटेंड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो पेपर में ड्रॉ भी नहीं हो सकती. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइन के बारे में क्लियर रखना है कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. इसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज़ और कह सकते हैं कि इट डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं लाइन से, अभी चलते हैं रे पे. ठीक है, रे के बारे में सोचते हैं कि व्हाट इज़ रे. सो रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं. ठीक है, रे के बारे में हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली. तो इसमें वन एंड पॉइंट होता है, वन डायरेक्शन में इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजरेबल. जब इसमें वन साइड पे एरो लगा हुआ है, एक्सटेंड होती जा रही है, तो इसको भी मेजर हम नहीं कर सकते. तो इसके बारे में बोल सकते हैं इट कैन नॉट बी मेजर्ड. और सेकेंड थिंग बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. जब एक साइड अगर बढ़ती चली जाएगी तो इसको पेपर में भी ड्रॉ हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें रे के बारे में याद रखेंगे. फिर हम लोग चलते हैं लाइन सेगमेंट पे. सो लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन में अगर हम टू एंड पॉइंट ले लें, ठीक है, तो ये जो पार्ट हमें मिलेगा ये लाइन सेगमेंट है. इसीलिए हम लाइन सेगमेंट को पार्ट ऑफ लाइन भी कह सकते हैं. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. ठीक है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं. इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. जब इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसको मेजर भी किया जा सकता है, इसको पेपर में भी ड्रॉ किया जा सकता है, और ये लाइन का एक पार्ट भी है. आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एंगल्स एंड इट्स टाइप. तो एंगल एंड इट्स टाइप के बारे में देखते हैं. सबसे पहले हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज एंगल? तो देखते हैं एंगल्स के बारे में. सो अगर स्टूडेंट एंगल्स के बारे में आपको बताएं तो एंगल फॉर्म कैसे होता है, सबसे पहले वो देखते हैं. ओके, व्हेन एन एंगल फॉर्म, when two ray meet at a point, or you can say when two ray have a common vertex. टू यहाँ पर रे दी गई हैं. ओके, कौन कौन सी रे दी गई हैं? जैसे मान लो सपोज ये ए बी है, ठीक है, और ये आपकी दे रखी है बी सी. ठीक है, एक रे है आपकी बी सी और एक आपकी ए बी है. तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही रे का एक कॉमन वर्टेक्स है बी. ठीक है, तो जब टू रे किसी एक कॉमन वर्टेक्स पे मिलती हैं तो उससे एक एंगल बनता है. ठीक है, तो एंगल आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू रेज एट अ कॉमन वर्टेक्स. टू रेज को किसी कॉमन वर्टेक्स में मिलाते हैं जब, तो हमें एंगल मिल जाता है.
ओके, आप चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में देखते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं और उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो एक्यूट एंगल आता है हमारा, एक्यूट एंगल। देन इसके बाद आपका आता है बी नंबर पे ऑब्ट्यूज। थर्ड में आपका आता है राइट एंगल। डी नंबर पे आता है स्ट्रेट एंगल। देन इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देन इसके बाद आप इसके बाद अगर आप देखोगे तो होल एंगल बोल सकते हो, होल एंगल। देन और भी हैं, जीरो एंगल होता है आपका। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेट एंगल। एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। सो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ऐसे कोई भी एंगल्स जिनकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है वो एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल के लिए, जैसे अगर एक एंगल ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट 90 से कम है तो इसको एक्यूट एंगल हम बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हम कह सकते हैं एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। ओके, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से तो ज़्यादा होती है लेकिन 180 से कम होती है, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का अगर हम बनाना चाहें एंगल तो इस तरीके का आपका एंगल बनेगा। 90 से मोर होना चाहिए, 90 से मोर होना चाहिए और 180 से लेस। ठीक है, जैसे ये सपोज कि 60 है तो ये एक्यूट का हो गया एग्जांपल, और ये जो आप देख पा रहे हो ये सपोज कि 120 है तो ये आपका एग्जांपल हो गया ऑब्ट्यूज का। ओके, फिर राइट एंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज़ राइट एंगल? राइट एंगल के बारे में बोल सकते हैं एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, तो ये आपका राइट एंगल हो गया। फिर इसके बाद स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। ओके, एक ऐसा एंगल जिसकी की मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री है उसे आप स्ट्रेट एंगल कहोगे। जैसे कि एक आप ड्रॉ किया है आपके समझने के लिए कि स्ट्रेट एंगल का ये एग्जांपल है। स्ट्रेट एंगल अगर है तो एग्जैक्ट 180 डिग्री उसकी मेजरमेंट होगी। ओके, इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल दिया गया है। सो व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एंगल? अगर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में देखें, सो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा
और 360 से कम होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो उसका एग्जांपल अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कुछ उसका ड्रॉ होगा, ठीक है। सपोज कि 225 डिग्री है, तो ये आपका एग्जांपल है रिफ्लेक्स का। फिर होल एंगल देखते हैं, व्हाट इज होल एंगल। सो कह सकते हैं एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 360। अगर कोई एंगल है जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 360 है तो उसे हम होल एंगल कह सकते हैं। उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। देन इसके बाद चलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, जिसकी की मेजरमेंट जीरो हो, तो बोल सकते हो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल। देन इसके बाद स्टूडेंट्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका अगर हम सम करें तो 90 आता है। तो कह सकते हैं द एंगल्स हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे एंगल्स जिनका सम करने पर 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो 30 एंड 60 आप सम करो, इनका सम करोगे तो आपको 90 मिल जाएगा। तो ये 30 और 60 ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। सो आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री पे। सो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 180। ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 60 और 120 ले लें। अब आप इसका सम करो 60 और 120 का, तो आपको 120 और 60 का करोगे तो 180 मिल जाएगा। तो 180 मिल रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों ही 60 और 120 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 180। अब इसके बाद चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखते हैं क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो स्टूडेंट अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप देखना चाहोगे तो अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक लाइन सपोज कि ये एल है, ओके, और एक ये लाइन एम है, दोनों लाइंस एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो सामने सामने के एंगल्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इसका ये होता है और इसका ये होता है, ठीक है। तो ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। इनकी मेजरमेंट सेम होती है। सपोज कि अगर ये 30 है और कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो हम इसको भी 30 राइट करेंगे, ठीक है। अगर ये आपका 150 है तो फिर ये वाला भी आपका 150 ही होगा, ठीक है। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द एंगल्स अपोजिट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट इज सेम। अब आगे देखें अल्टरनेट एंगल्स, देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। सो स्टूडेंट अगर टू पैरेलल लाइंस हमें सपोज कभी टू पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक एल है आपकी, ठीक है, और एक एम है, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है जो इनको इंटरसेक्ट करती है, ठीक। तो इसमें अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जैसे ये एंगल है तो इसका ये अल्टरनेट होता है, ठीक है, और ये एंगल है जो इसका अल्टरनेट ये होता है। बट ये एंगल्स चूँकि अंदर हैं, ये 4 एंगल्स जो दिए हैं, ये सपोज एंगल 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 4। तो एंगल 1 आपका इक्वल होगा एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। जो अंदर आते हैं उनको इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर अल्टरनेट भी आपस में इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होते हैं, जैसे सपोज कि ये वाला एंगल है तो इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट आपका होगा, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट आपका होगा ये वाला, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। सपोज कि ये 5 है और ये 6 है तो 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे, और ये अगर 7 है आपका और ये 8 है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जो बाहर वाले 7 और 8 इक्वल है और 5 और 6 इक्वल है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और 1 4 के 2 3 के इक्वल है, इसको कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आगे मूव करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। तो स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे सपोज कि ये 2 पैरेलल लाइंस दी हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस लाइन पे ऊपर की ओर ये एंगल बन रहा है, इस लाइन में ऊपर की ओर ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। इसी तरह से इस साइड
ये ऊपर की ओर बन रहा है, इस साइड ये ऊपर की ओर बन रहा है, तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपके। इस तरह से अगर आप ये एंगल देखोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा, ठीक है, और इस वाले का करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा। तो आई होप कि इधर तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मूव करते हैं आगे। सो स्टूडेंट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड अबाउट पॉलीगॉन। सो स्टूडेंट अभी हम पॉलीगॉन के बारे में समझेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। सो पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एटलीस्ट हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एनी काइंड ऑफ पॉलीगॉन, कि किसी भी प्रकार का पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो एटलीस्ट हमें 3 लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी टाइप का पॉलीगॉन बनाने के लिए, क्योंकि अगर टू सपोज एक ये ले लिया एक ये ले लिया तो क्लोज ही नहीं होगा, और जब वो सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है तो पॉलीगॉन कैसे हो जाएगा। तो पॉलीगॉन वो डेफिनेशन में ये बताता है कि इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज करने के लिए हमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है हाउ मेनी line segments are required to make any kind of polygon, so you can say we need at least 3 line segment, okay। so सबसे पहले अगर देखें तो टाइप्स ऑफ इसके देखते हैं पॉलीगॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉलीगॉन्स कई टाइप्स के होते हैं, देखते हैं, ठीक। सबसे पहला अगर देखें तो अगर किसी पॉलीगॉन में 3 साइड्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स हैं तो उसे क्या कहते हैं, 4 साइड्स हैं तो उसे क्या कहते हैं, 5 साइड्स होंगी तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, 6 साइड होंगी तो उसे क्या कहेंगे, 7 साइड्स होंगी तो उसे क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। सो इफ़ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, स्टूडेंट इफ़ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल, okay। if a polygon having 4 sides then it is called quadrilateral, okay, quadrilateral। if a polygon having 5 sides then it is called pentagon, okay, pentagon। and if a polygon having 6 sides then it is called hexagon। having 7 sides then it is called heptagon, having 8 sides is called octagon। सो आई होप कि सभी की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। सो स्टूडेंट इसमें अगर किसी पॉलीगॉन में 5 साइड्स होती हैं तो उसे हम पेंटागॉन बोल सकते हैं। सो वी कैन से इफ़ अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स देन इट इज़ कॉल्ड पेंटागॉन, 6 साइड हेक्सागॉन, 7 साइड्स हेप्टागॉन, 8 साइड ऑक्टागॉन। सो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है ट्राइंगल की तो आप बोल सकते हो अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड, और पूछता है क्वाड्रिलेटरल की तो आप कह सकते हो अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। इस तरह से इन सभी शेप्स की आपको डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन होता है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मूव करते हैं, समझते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। सो स्टूडेंट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ट्राइंगल, ओके। सो I already told you about the definition of triangle. A polygon having 3 sides is called triangle. So now we will look about types of triangle. So student types of triangles के बारे में देखेंगे, कितने types के triangles होते हैं। तो there are 6 kind of triangle, okay। 3 on the basis of sides and 3 on the basis of angles. So first we will understand about the triangles on the basis of sides. सो सबसे पहले अगर स्टूडेंट देखें तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है। व्हाट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल? अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। और पहले उसका शेप देखते हैं किस तरह का होता है। तो जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल ये दिया गया है तो इसमें ऑल मेजरमेंट फिक्स होंगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि अगर उसकी ऑल साइड इक्वल है तो उसका ईच एंगल
ईच इंटीरियर एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में याद रखनी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें हमें लोग याद रखनी है? इसके अलावा हमें याद रखना है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होता है इसका। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम इसके बारे में याद रखेंगे, एल्टीट्यूड। ओके, दोनों चीज़ें ही हमें याद रखनी है, इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको नोट डाउन कर लेने। ओके, सो स्टूडेंट, इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, और ये केवल इसी ट्रायंगल के लिए नहीं है, किसी भी काइंड का ट्रायंगल हो उसके लिए आप एरिया के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी मूव करेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए और देखते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में देखें तो आइसोस्केल ट्रायंगल में आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो कह सकते हो अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये डिफरेंट हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है। ओके, सो इन अ आइसोस्केल ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। और एक चीज़ होती है कि अगर जो 2 साइड्स इसकी इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे सपोज अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो आइसोस्केल ट्रायंगल में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, इट हैज़ 2 इक्वल साइड्स एंड द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें याद रखेंगे। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं स्केलन ट्रायंगल के बारे में। सो स्टूडेंट, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। जैसे सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो उससे हम स्केलन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो आई होप कि 3 टाइप्स के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इफ़ अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। If a triangle having 2 sides equal, then it is called isoscale. Then, if a triangle having all sides different, it's called scalene triangle. अब चलते हैं, देखते हैं ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? सो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो तीनों के बारे में ही देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल एंगल्स एक्यूट। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल एंगल्स एक्यूट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और आप इसको देखो। ठीक है, सपोज कि ये एंगल आपका 70 है, ये एंगल आपका 60 है। ठीक है, और ये एंगल आपका 50 है। ओके, सो जितने भी एंगल्स आप देख पा रहे हो, 70 हो, 60 हो, 50 हो, सभी के सभी एक्यूट हैं। 90 से लेस हैं तो एक्यूट हैं, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। तो याद रखना, एन एंगल एंड ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं, देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टूडेंट देखोगे तो इसमें आपका कम से कम 1 एंगल, एक एंगल आपका इसमें ऑब्ट्यूस होता है। ठीक है, 3 में से एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। तो याद रखना, अ ट्रायंगल हुज 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समझते हैं क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल में उसका 1 एंगल 90 होता है, इंटीरियर एंगल 90 होता है 1, उसमें उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। तो कह सकते हैं एन एंगल
हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन तो आप बोल सकते हो अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज 90 देन इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो आगे मूव करते हैं, आगे चीज़ें समझते हैं और भी। इसके बाद स्टूडेंट समझते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। ओके, सो व्हाट आर द पैरेलल लाइंस एंड व्हाट आर द परपेंडिकुलर लाइंस। इफ समवन आस्क यू व्हाट आर पैरेलल लाइंस देन यू कैन से दीज आर द लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। अगर आप इधर मेजर करोगे, इधर करोगे तो 5 सेंटीमीटर अगर इधर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। कहीं पे भी मेजर कर लोगे 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी चीज़ कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है। ओके, सो यू कैन से पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, और सेकंड पॉइंट कह सकते हो कि दीज आर द लाइंस हुज डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। ओके, कि हमेशा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। अब परपेंडिकुलर लाइंस देखते हैं क्या होती हैं। सो स्टूडेंट, परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस विच फॉल्स ऑन अनदर लाइन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये ऐसी लाइंस होती हैं जो जब एक दूसरे पर पड़ती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं और चीज़ें देखते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पहले ही डेफिनेशन क्लियर की थी कि अ पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखें, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर देखें हम तो कई टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके, पहला टाइप होता है इसका पैरेललोग्राम। दूसरा होता है आपका स्क्वायर, एक आपका होता है रेक्टेंगल, इसके बाद आपका आता है एक रोम्बस, ठीक है। इसके बाद भी और होते हैं आपके, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम होता है एक, और एक आपकी होती है काइट। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ओके, पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं पैरेललोग्राम में। तो अगर इसका फिगर ड्रॉ करें पैरेललोग्राम का, इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD। सो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। सबसे पहले तो इसमें ये खूबी होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं इसकी। ओके, और इसकी अपोजिट साइड ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वालिटी होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सो यू कैन से पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, सो पहली चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि इन पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पैरेललोग्राम में हमें याद रखनी है। दूसरी चीज़ में क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये D है और ये B, ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर सपोज कि ये आपका
80 डिग्री हो गया तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में कि उसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है पैरेललोग्राम में कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, ये डायगोनल हमने ड्रॉ किए, एक दूसरे को ओ पर मीट कर रहे हैं, तो इधर ओ से ये ओ बी लाइन, ओ बी और ओ डी इक्वल होगी ओ सी और ओ ए इक्वल होगी। ये क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से ये लेंथ इसके इक्वल होती है और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखना है। ओके, देन इसके बाद और भी फिगर्स के बारे में इसमें बताया गया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें कवर करते हैं ज्योमेट्री के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।